कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इसके बावजूद कराची के मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें एक साथ इतने सारे मसाइल हों जितने कराची में हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये सालों साल की बात है कि कराची की आवाम हर हुकूमत से तवक्को लगाती है, कभी लोकल गवर्नमेंट से, कभी सूबाई हुकूमत से, कभी वफाकी हुकूमत से, कि वो आएंगे और कराची के हालात बेहतर करेंगे ताकि उनको रिलीफ मिले। इस वक्त कराची खबरों में है, जो बारिश की वजह से तबाही हुई है उस वजह से कराची इस वक्त खबरों में है। और यकीनन ये एक रिकॉर्ड बारिश हुई थी जिसकी वजह से रिकॉर्ड तबाही हुई, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है कि कराची में बारिश हुई हो और शहर का ये हाल हुआ हो। इससे पहले जब रिकॉर्ड बारिश नहीं हुई थी पिछले सालों में, तब भी कराची में पानी जमा होता था, कराची की तबाहकुन सूरत हाल होती थी। रिकॉर्ड बारिश ना हो, मामूली बारिश हो, तब भी कराची में तबाही होती है, पानी खड़ा हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं और बिजली तो फौरन चली जाती है। और इस तरह के हालात हम दूसरे शहरों में भी देखते हैं, लेकिन जितनी मरतबा ये कराची में होता है इतना ज़्यादा तादाद में नहीं देखा जाता। इसीलिए अब सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को सोचना होगा कि आगे किस तरह प्लान करना है। कराची का जो पूरा मास्टर प्लान है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसमी तब्दीली जो है उसको देखते हुए ये लगता है कि अब कराची में बारिशें ज़्यादा होंगी। पिछले चंद सालों में 100-125 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन पिछले साल 322 मिलीमीटर मानसून सीजन में बारिश हुई और इस साल सिर्फ अगस्त के महीने में 450 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इसलिए सोचना है कि आगे कराची के लिए क्या करना है ताकि बारिश आइंदा इतनी तबाही ना फैलाए। एक और अलमिया यह है कि अब कराची में जो बारिश तबाही हुई है ये सिर्फ पसमानदा इलाकों में नहीं हुई, गरीब इलाकों में नहीं हुई, उन इलाकों में नहीं हुई जहां कच्ची पक्की आबादी है, बल्कि कराची के जो पॉश इलाके हैं जहां करोड़ों करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स और घर हैं, वहां पर भी तबाही हुई है। मैं बात कर रहा हूं डीएचए की, जहां पर ना तो इख्तियारात का कोई मसला है ना फंडिंग का कोई मसला है। कराची के जो दूसरे अजला है वहां तो केएमसी हो, डीएमसी हो, सूबाई हुकूमत हो, इख्तियारात की जंग उनके दरमियान होती है, फंड्स की जंग उनके दरमियान होती है। डीएचए का ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि डीएचए में कंटोनमेंट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इख्तियारात का कोई झगड़ा नहीं है। वो जिम्मेदार है कि डीएचए को किस हाल में रखना है, उसके लिए उन्होंने क्या डेवलपमेंट करनी है, बारिश हो या कोई भी इशू हो, सारे के सारे इख्तियारात कंटोनमेंट बोर्ड के पास है। लेकिन इस वक्त डीएचए का हाल क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जिसमें जहां पानी अब भी खड़ा है, जो मौसलाधार बारिश थी उसको ख़त्म हुए 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी, चाहे वो ख़याबान बुखारी कमर्शियल एरिया हो, ख़याबान मुहाफ़िज़ हो, पानी वहाँ पे मौजूद है। और पानी के अलावा जो सड़कों का हाल है वो देखने के लायक है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला डिफेंस डीएचए की सड़कों पर आया था। ये आप देख सकते हैं, ये ख़याबान शहर का इलाका है, रॉयल रोडेल क्लब है इसके पास, और आप सड़कों का हाल देख सकते हैं। ये वो ड्रेनेज सिस्टम है जो कि डीएचए में कुछ साल पहले बनाया गया था ताकि अगर बारिश हो तो उसका पानी यहाँ जा सके, इस ड्रेन के जरिए उस पानी को निकाला जा सके। ये फेज 5 है, ये फेज 5 5th स्ट्रीट है, और यहाँ पानी देखें, ये पानी देखें, ऐसे लग रहा है ये रोड पूरा उखड़ गया है। ये ऐसे लग रहा है ये फेज 5 5th स्ट्रीट। पानी तो शायद इन इलाकों में, खासतौर पर इस ख़याबान शहर के इलाके में यहाँ से निकल गया, लेकिन आप इन सड़कों का हाल देखें, ऐसा लगता है कि बाकायदा एक बड़ा ज़लज़ला आया था। जो रोड थे वो उखड़ गए हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम के स्लैब्स लगे थे वो बाहर आ गए हैं, जो कि यकीनन वहाँ के रहायशियों के लिए भी एक ख़तरा है, जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उनके लिए ख़तरा है। ये हाल हुआ है डीएचए कराची का। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे तो इख्तियारात का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल हमारे सामने है। जब कराची में ज़्यादा बारिश हुई, पानी आया, तो वज़ीर आज़म ने इख्तियार दिया एनडीएमए को, उनको हिदायत दी कि आप कराची जाएँ, नालों की सफाई करें, जो पानी का मसला है उसको हल करें। तो एनडीएमए भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है, एफडब्ल्यू भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं, लेकिन डीएचए में सिंध हुकूमत काम कर रही है। कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने ट्वीट किया कि अब सिंध हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत की जो इंतज़ामिया है वो डीएचए से पानी निकालने का काम करेगी, कंटोनमेंट बोर्ड को हेल्प करेगी, उनकी मदद करेगी। तो सिंध हुकूमत डीएचए में आके काम कर रही है, एनडीएमए और एफडब्ल्यू कराची के दूसरे अजला में काम कर रही है। बड़ा अजीब सा एक अलमिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो कलेक्टिव एफर्ट है उससे आइंदा कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। आज हमारे पैनल में जो गेस्ट मौजूद हैं वो कराची को बड़े करीब से देख चुके हैं, कराची के मेयर भी रह चुके हैं, कराची को एडमिनिस्ट्रेट कर चुके हैं, और उनसे राय लेंगे कि कराची को अगर हमने ठीक करना है तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के साबिक कन्वीनर, पाकिस्तान कराची के साबिक मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को। इनके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पीएसपी के चेयरमैन और कराची के साबिक मेयर
मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं बारी बारी चाहूँगा कि हम जो कराची के इशूज़ हैं उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले फारूक साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात में भी एक मुस्बत बात यह है कि अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेंगे और 3-4 बड़े इशूज़ हैं कराची के, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें नालों की सफाई है, तजावुज़ात का खात्मा है, कराची से जो कचरा उठाने का मामला है उसको मुस्तकिल बुनियाद पर हम हल किया जाएगा और कराची वालों के लिए पानी दस्तयाब होगा, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको लगता है यकीन दहानियाँ तो पहले भी हुई हैं, अब अगर ये दोनों हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं तो कराची वालों को रिलीफ मिलेगा? पहले तो ये देखना है कि अगर इन दोनों हुकूमतों ने यहाँ से वज़ीर आला सिंध और वहाँ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये तय कर लिया है और उनके दरमियान एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया है, तो मेरे ख़्याल में कराची के लोग ये देखना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को पूरी तरह से यकीन दिलाएं कि वो कराची के मामले पर एक पेज पर हैं और बाकी जो कराची में इनके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं या नुमाइंदे हो सकते हैं वो भी पॉलिसी लेवल पर और कुछ फैसले हों उस लेवल पर, और फिर उस पर जब एग्जीक्यूशन हो और उसमें जहाँ जहाँ पॉलिटिकल या कोई और सेंसिटिविटीज़ आ सकती हैं उसको भी एड्रेस किया जाएगा। बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है। पहली बात तो मैंने अब तक ये नहीं देखा, पहले MQM जब बल्दिया में थी, अब वो ज़ाहिर के वक्त वो ख़त्म हो रहा है उनका, तो 6 रुकनी कमेटी थी जिसमें MQM पाकिस्तान के भी 2 नुमाइंदे थे। अच्छा, लेकिन अब तक मैंने इन सबको इकट्ठा एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और अपना आगे का जो प्लान और रोड मैप। आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर उम्मीद आपकी जाग जाएगी कि शायद कम अज़ कम ये होगा कि ये कम अज़ कम पब्लिक के सामने कमिट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो भी मीटिंगें हुई इनकी उसके बाद बाहर आकर सब ने अपनी अपनी बोलियां बोलना शुरू कर दी। सही, कोई मशरिक की तरफ देख रहा था, कोई मगरिब की तरफ देख रहा था, कराची की तरफ मुझे किसी की नज़र नहीं आई। एक बात, आर्टिकल 160 देखिए 18वीं तरमीम पर यह हाथियों की लड़ाई में कराची और कराची वाले घास की तरह कुचले जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि 8वां कौमी मालियाती कमीशन जो 7-8 साल से ड्यू है वो बने और वहाँ से आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और पाकिस्तान के सारे बड़े छोटे शहरों को बराह रास्त वफाक से मरकज़ से फंडिंग हो, सूबों की कुछ फंडिंग को वो कम करे जो 7वें कौमी मालियाती कमीशन में ज़्यादा चली गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब, वैसे तो बड़े विजनरी निकले आप, क्योंकि आपने पहले ही अपनी पार्टी का जो निशान है डॉल्फिन रख लिया था। शायद आपको अंदाजा था कि आने वाले वक्त में कराची में जो बारिश होगी वो बारिश का पानी निकालने वाला कोई नहीं होगा, डॉल्फिन की जरूरत होगी यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक शहजाद भाई अजीब बात है, किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। मैं इससे पुरुमीद नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं होगा और अलायंसेस से काम नहीं हुआ करते। देखिए वज़ीर आज़म, अगर इस लेवल की तबाही बर्बादी हो गई है और आज कराची की ये पोजीशन हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आकर नालों के ऊपर बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म जो ने NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पर भेज दिया है, तो दैट मीन्स के देयर इज एन इशू, चीज़ें ठीक नहीं चल रही। अब इसको अब यहाँ पर ये इशू बनी गया है तो मैं तो इसमें भी सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ कि भाई अब इसको परमानेंट कॉन्क्रीट इसके सोल्यूशन पे जाए ना, और कॉन्क्रीट सोल्यूशन इसका ये है, 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा कराची के हवाले से। वो ये कि नंबर 1, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो वफाक से सूबों को आए हैं वो सूबाई वजीर आला के ऑफिस में आकर पार्क हो गए। वो कहता है मेरी मर्जी मैं किसी को इख्तियार दूं, मेरी मर्जी मैं किसी को इख्तियार ना दूं। उसके ऑफिस से इख्तियारात निकलकर डिस्ट्रिक्ट को, टाउन्स को, शहरों को और यूनियन काउंसिल्स को जाएंगे, इसलिए कि सूबाई खुद मुख्तारी है, ये वजीर आला की अकेली की खुद मुख्तारी नहीं है। नंबर 2, ये जो NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दिया जाता है, वो सूबों को जो भी प्रोपोर्शन दे रहे हैं वो भी वजीर आला की मर्जी पर है कि NFC अवार्ड लेने के बाद वो उसकी मर्जी, वो जिस डिस्ट्रिक्ट को पैसे देना चाहें दें, वो जिस डिस्ट्रिक्ट को पैसे ना देना चाहें कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। कल को वज़ीर आज़म भी बोले कि भाई मेरी भी मर्जी, मैं जिस सूबे को पैसे देना चाहूं दूंगा, मैं जिस सूबे को ना देना चाहूं ना दूं, तो आप कहेंगे जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, पाकिस्तान की सालियत खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह से NFC अवार्ड के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा लाजिम व मलजूम बनाया जाए। तीसरी बात यह कि डिस्ट्रिक्ट खत्म करके उसी 18 टाउन्स को बहाल करें, एक डिस्ट्रिक्ट मेयर के ऑफिस को अहमियत दें, उसको जो है वो
को स्ट्रॉन्ग करें और उसके ये जो वजीर आजम आ रहे हैं या ये वजीर आला हैं या जो भी आ रहा है उसको चाहिए कि मेयर के ऑफिस को स्ट्रेंथन करें, ना कि कोई पैकेज लेकर आए। फ़हीम साहब, आप समझते हैं कि अगर मुस्तकिल बुनियाद पर इन मसाइल का हल तलाश करना है तो हमें सिस्टम को अब चेंज करना पड़ेगा? पीपल्स पार्टी तो अब खुद ये कह रही है कि कराची इतना बड़ा शहर है कि इसको एक सूबाई हुकूमत नहीं मैनेज कर सकती। तो जैसे जो तजावीज़ फारूक साहब ने दी या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दी कि डिसेंट्रलाइज करें इसको, आप जो इख्तियारात नीचे तक दें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है उसको लाजिम बनाएं, ये सब करने की ज़रूरत है। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जब तक जो भी हमारा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम स्ट्रेंथ नहीं होगा, जितने आर्म्स हैं लोकल गवर्नमेंट के उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और जब तक उनको वसाइल नहीं मिलेंगे, ये वज़ीर आज़म साहब के कराची आने से या वज़ीर आला के इस्लामाबाद जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए अभी डिफेंस से आ रहा हूँ। डिफेंस में समंदर से 500 फीट के फासले पर गलियाँ जो हैं, सड़कें घुटनों घुटनों पानी में इस वक्त भी जो है मौजूद हैं। चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड जो क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ आती है, उसकी क्लिफ्टन ब्रिज की जड़ में लिली रोड नाला बह रहा है। लिली रोड नाले के ऊपर चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड है और चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड के ऊपर इस वक्त भी पानी खड़ा है। अगर कोई सिर्फ उस नाले में एक होल कर दे तो वो पानी निकल जाएगा। तो बुनियादी तौर पे यही हाल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड का था कि नीचे सोल्जर बाजार नाला जा रहा है और घुटनों घुटनों पानी सड़क के ऊपर खड़ा है और पानी नहीं निकल रहा है। तो एक तरफ निज़ाम की ज़रूरत है, दूसरी तरफ बल्दियाती इदारों की जो अपनी स्ट्रेंथनिंग है उसकी रिक्वायर्ड है। आपने एनडीए में कहा, एनडीए में तो आता है, पीडीए में कहाँ है? अगर एनडीए में पीडीए में इसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकता तो मुझे बताइए किस बात की स्ट्रेंथनिंग है? कराची के अंदर पीडीएम का दफ्तर डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन की एक सड़क पर वाक़िफ़ है। मुझे यकीन है कि 95% कराची के शहरियों को नहीं पता होगा कि कराची में यानी सिंध का पीडीएम का दफ्तर कहाँ है। तो जब तक ये अबतरी रहेगी, ये बदहाली रहेगी, ये जब तक, और वज़ीर आज़म साहब 2 साल बाद अगर आज ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला के साथ मिलकर काम करेंगे या सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, तो यकीन जानिए इससे पाक कराची के अवाम उन्नास को कोई ना तो तक़वियत मिलती है ना हौसला बढ़ता है। अच्छा फ़हीम साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि डीएचए के हवाले से बात करें। अब देखिए, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो ये बहस होती है ना कि इख्तियार किसका है, केएमसी का है, डीएमसी का है, सूबाई हुकूमत का है। अब यहाँ तो कंटोनमेंट बोर्ड है और वो भी, यहाँ तो कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं है क्लिफ्टन में, डिफेंस में। तो इसका मतलब जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में ही फुकदान है, सिर्फ इख्तियारात का मसला नहीं है। शहजाद में अगर एक जुमला इजाज़त अगर दें आप, देखिए कराची का टोटल रकबा है 3557 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से तकरीबन 500 स्क्वायर किलोमीटर अर्बन एरिया कह लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया कह लीजिए, बिल्डअप कह लीजिए। इस 500 में से 202.5 स्क्वायर किलोमीटर कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर है। कितना एरिया दोबारा बता दीजिए? 3500 में से 3557 में से 500 स्क्वायर किलोमीटर बिल्डअप एरिया, अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन कह लीजिए। उसमें से 203 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैंटोनमेंट के पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ फौज के पास यही है, इसके अलावा जो फौज के कैंप्स हैं, नेवी के हैं, जो एयरफोर्स, मतलब यहाँ पर कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं है, सबको पता है किसका काम है ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से आप शहर को बांट दोगे, रेलवे का इख्तियार अपनी जमीन पर है, कैंटोनमेंट्स का अपने पास है, स्टील मिल का अपने पास है, सिविल एविएशन तो बेचारा जैसे मुस्तफ़ा कह रहे हैं आप मेयर को भी वो कर दोगे, मेयर तो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल एरियाज पे होगा। मुझे स्पेसिफिक्स पे बात करनी है फारूक उस्ताद साहब, क्योंकि पानी एक बड़ा मसला। एक तो ये कि नालों की सफाई होना ज़रूरी है, बर वक्त होना ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा और शायद हमें और कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़े क्योंकि अगर आइंदा भी सालों में इतनी बारिश होती है। दूसरा, जो तजावुज़ात हैं उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कहा है इसको ख़त्म करेंगे। अब ये तजावुज़ात जो है, आपको लगता है कि अगर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर आ जाए तो ख़त्म हो जाएंगी? कोर्ट भी ऑर्डर दे चुकी है बार बार इस पर, या ये नामुमकिन सी बात है, इन आबादियों को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता? अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने जब इस तरह का हुक्म दिया था तो उस पर आप किस तरह तरजीहात तय करेंगे और फिर उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। अगर एक जगह तजावुज़ात बन गई हैं और कहीं कहीं तो बल्दियाती इदारों ने लीज़ भी दे दी है
और वो चाहे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एरिया हो या कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया हो। फिर इस शहर में तो एक कहानी गोठ आबाद स्कीम के नाम पे, कच्ची आबादी एक्ट तो 1985 का है, लेकिन एक गोठ आबाद एक्ट भी बना हुआ है जिसमें अचानक किसी खाली जगह पर कुछ खाना बदोश आते हैं, वो वहाँ एक सेटलमेंट बन जाती है और उसे दिखाया जाता है कि ये तो 1850 से यहाँ पर कोई गोठ था या 1930 से कोई गोठ बना हुआ था, उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। ये पॉलिटिकल बुनियादों पे इस तरह की चीज़ें इस शहर में हुई हैं। तो ये ज़रा सा मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें स्टेक होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये सारी बैकग्राउंड के साथ बात होनी चाहिए। वफाक कितना आगे आएगा? पीरियड था बतौर मेयर, उसमें बड़ी तारीफ होती है कि डेवलपमेंट का बड़ा काम हुआ, लेकिन उस दौर में एमक्यूएम उस वक्त हुकूमत में थी, तनकीद ये होती है कि उस वक्त ये तजावुज़ात हुए, चाइना कटिंग भी हुई, लेकिन अब मसला ये है कि क्या इनको हटाया जा सकता है? क्या नालों पर जो तजावुज़ात हुई हुई हैं ये हटाया जा सकता है? क्योंकि महज सफाई करने से या इनकी मेंटेनेंस करने से तो ऐसा नहीं लगता कि अब ये मसला हल होने वाला है बारिशों वाला। देखिए, मेरे ज़माने में कि जो ये बात जो भी लोग करते हैं, अगर एक लम्हे के लिए मेरे ज़माने में ये शहर जो है वो दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें बुलाकर कहती थी, 12 मेयर्स को बुलाकर कहा कि आपका शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया है। आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल था। मेरे ज़माने का चीफ जस्टिस पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगाता था, कहता था काम देखना है तो जाकर मुस्तफा कमाल का देखो। आज का चीफ जस्टिस आकर अदालत लगाता है, कहता है कि भाई तुम जान क्यों नहीं छोड़ते शहर की, वजीर आला और ये दोनों नाअहल हैं। मेरे जमाने में शहर में तरक्की नजर आती थी, मसाइल थे, तरक्की नजर आती थी। तो ये जो परसेप्शन आज के सिंध की हुकूमत ये दे रही है, जब उनसे भाई बात, मैं एक लम्हे के लिए कहता हूं कि ये 12 सालों से आप हैं, फर्ज कर लें कि आपका लगाया हुआ इल्जाम जो है वो सही है, तो भाई एक्शन कौन करेगा? आप लोग ना एक्शन, भाई मुस्तफा कमाल को लेकर चलो और बताओ कि भाई ये जगह तुमने जो है वो गलत बनवाई है, और सारी मीडिया को लेकर चलो। मैं चलने के लिए तैयार हूं। आसान नहीं होता ना, एक दफा लोग आ जाए, घर बन जाए, आबादी हो जाए, फिर उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। ये दूसरी बात है, नहीं बनी ना आबादी, ये गलत बात करते हैं जो लोग भी बात करते हैं। मैंने तो इंक्रोचमेंट हटाई है भाईजान, मैंने तो बाग इब्न कासिम आपका 70 एकड़ इंक्रोच हुआ था, आज बाग इब्न कासिम मुझे गन फाइट करनी पड़ती थी बाकायदा, वहां पे अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाने पड़ते थे। ये बीच पार्क आपका बंद पड़ा हुआ था, उसको खोल दिया। आपका ये तारिक रोड पे झील पार्क, ये 30 सालों से बंद था, झील पार्क इंक्रोचमेंट हुई भी थी, इसको हमने जो है वो डेमोलिश किया सारा। फिर मैंने जो है वो कटी पहाड़ी पे इंक्रोचमेंट हटा के कटी पहाड़ी का रास्ता बनाया, फिर तमाम शाहराहों को हमने वसी किया है। ये आपके बात आइलैंड के ऊपर नाले के ऊपर हबीब बैंक की बिल्डिंग बनी हुई थी, हबीब बैंक की बिल्डिंग लाकर फिर आगे जाएं तो तमाम बड़े बड़े बेंगलोर ने अपने स्विमिंग पूल और अपने पार्क्स बना रखे थे उसके ऊपर। इन सबको भी मेरे जमाने में तो इंक्रोचमेंट खत्म हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूं आपके तवज्जो से कि हम जो लोग आज इल्जाम लगा रहे हैं उनकी बात सही, उसकी बात मैं मान लेता हूं कि वो सही कह रहे हैं। तो भाई वो वजीर आला हैं, अभी वो उनके पास हुकूमत है, तो भाई उनका काम खबरनामा सुनाना नहीं है ना, उनका काम है कि आए बताएं कि भाई ये इंक्रोचमेंट है मुस्तफा कमाल, चलता है मुस्तफा कमाल उनके साथ, और बोले भी ये आपने एक जगह नहीं दिखा पाएंगे शहजाद भाई, ये जो पानी भर रहा है ये नहीं भर रहा, एक जगह नहीं दिखा पाएंगे। चले मेरे साथ, मैं यहाँ, भाई मैं मुल्क से बाहर तो नहीं भागा हुआ ना, मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे जरा बताइए ना, देखिए अब हल क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चंद रोज पहले वजीर आजम ने हिदायत दी, NDMA और FWO कराची में आए, रकासी आपका भी उन्होंने काम किया, नाले भी साफ किए कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन कल हम क्या देख रहे थे? कल हम ये देख रहे थे कि मुर्तज़ा वहाब साहब ये बता रहे हैं कि जो DHA में पानी जमा है उसको निकालने के लिए सूबाई हुकूमत आके मदद कर रही है। तो FWO NDMA कराची के दूसरे शहरों में इलाकों में काम कर रहे हैं और सिंध हुकूमत DHA में काम कर रही है। ये हो क्या रहा है? ये तो बड़ी हमआंगी है मेरे ख्याल में। इससे मैं हल बताता हूँ शहजाद, मैं हल बता। देखिए आप मेरी लास्ट आखिरी जो जुमला था ना उसको प्लीज उसको अनहर्ड ना जाने दीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ कि शहर की तबाही बर्बादी, जो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो कि वॉचडॉग होता था, उस डिपार्टमेंट को इसी 2013 में वजीर आला ने अपने साइंस से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर दे दिया, यानी कि जो चोरी करते थे, जो चोर डिपार्टमेंट था उसके अंडर में चौकीदार को दे दिया। तो डिपार्टमेंट यहां से शुरुआत हुई सारी कहानी। इस वाली बात को 7 साल हो गए, ये बिल्डिंगें बनी हुई है, ये 7 सालों में बनी हुई है सारी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। 3 नाले हैं आपके, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला। इन 3 नालों को आप इसकी ओरिजिनल विर्थ पे, इसकी ओरिजिनल डेप्थ पे लेकर जब तक नहीं आएंगे, जब तक कराची के 80% लोगों का मसला हल नहीं होगा। मैं जरा आगे बढ़ूं, एक और बड़ा मसला फहीम साहब जिस पे कहा है वजीर आजम ने कि हम इस मसले का भी हल निकालेंगे, और बताइए मुझे क्या ये मुमकिन है कि कराची की आवाम को पानी फराहम किया जा सके, यानी कि टैंकर के जरिए नहीं, लाइन में पानी आए, नल में पानी आए, जिस तरह पाकिस्तान में पूरे मुल्क में आता है। यहाँ पे टैंकर चल रहे होते हैं,
लेकिन घरों में पानी नहीं आता। क्या ये हो सकता है, ये आपके ख्याल में माफिया इतना स्ट्रांग है कि ये नहीं कर सकती सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत? इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि ये नहीं हो सकता। और अब इसका जो डिटेल्ड आंसर है वो ये है कि जिस तरह से कराची को 2002 से प्लान किया गया था K4 को, और जिस तरह से K4 को ले जाके DH सिटी और बैरिया टाउन और अब अल्लाह PI पे ले जाया जा रहा है। 25 अरब से FWO के साथ निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया गया था, आज वो 43 अरब पे पहुंच गया। और कोई ज़रिया नहीं है कि अगले 10 साल भी में ये जो पहला 260 मिलियन गैलन का जो पानी का जो वो है, वो अगले 10 साल में एक बूंद भी पानी आ सके। मसला यही है कि जब हर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, हर एक सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार है, और कोई बोलने को तैयार नहीं, तो फिर कराची को पानी नहीं मिल सकता। वरना कराची को पानी का क्या मसला है? आपको हब डैम पे भी पानी है, दरिया सिंध में भी पानी है, किंजर पे भी है, और हडेरो और हालेजी लेक जिनको हिस्सा बनना चाहिए था K4 का, वो नहीं बने, उनमें भी पानी मौजूद है। मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा फारूक सत्तार साहब, मेरे पास वक्त कम रह गया है। पानी का मसला आपके ख्याल में हल होगा? जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा, ये भी एक मसला है जिसको हल कर रहे हैं। देखिए, ये 65 करोड़ गैलन रोज़ाना की फराहमी का मंसूबा K4, और जिस तरह उसके डिज़ाइन को तब्दील किया गया, जिस तरह इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आया, और ये भी 3 मरहलों में होगा, यानी 2-3 साल एक, फिर 3-4 साल एक, यानी 26 करोड़ गैलन, 26 करोड़ गैलन और 13 करोड़ गैलन। इसे एक साथ अब क्लब करने की ज़रूरत है, वॉर फुटिंग पर इसे टेकअप करने की ज़रूरत है, इसके डिज़ाइन को फिलफॉर ठीक करके अगर 43 नहीं, अब तो ये मेरे ख्याल में 80 अरब तक भी चला गया फ़हीम भाई जी। और मैं समझता हूँ कि अगर तीनों मरहलों को मिला लेंगे तो ये 200 अरब का मंसूबा है, इसकी तकसीम और तरसील की लाइनों को मिलाकर। अब इसीलिए मैंने कहा कि 300 अरब सालाना कराची को आप देने के लिए आमादा होंगे, तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मिले, ये कमेटी काम करे। लास्ट कमेंट मुस्तफा कमाल साहब, ये पानी वाला मसला हल हो सकेगा या नहीं? फ़हीम भाई हमारे बहुत और बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन मैं जो बड़ी एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि फ़हीम भाई, आपके पास ये मिसपरसेप्शन है कि ये डिजाइन इसका चेंज किया गया। नहीं, 2002 में नहीं, 2008 K3 बना है 2002 में। 2008 में जब K3 जब मैं आया हूं 2005 में, तो उसके बाद पहली दफा कंसीव इसको K4 को मैंने किया। 2008 में हमने ये स्टडी की कि भाई ये जब स्टडीज करने आप जाते हैं तो आपको 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। तो अभी कराची के अगले 50 सालों के लिए पानी के लिए अगला रूट क्या होगा? 50 सालों के पानी की ये पूरा ये जो कॉरिडोर है, ये अगले 50 सालों के पानी के लिए है। यानी कि 1000 फीट की जगह हमने जो चौड़ाई में 1000 फीट, K4 तो 100 पे आ रहा है, 1000 अभी 9 ऐसे पाइपलाइनें और आ सकती। तो वो कॉरिडोर उस वक्त बैरिया टाउन का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। एक बात, और वो ये इस परसेप्शन के जरिए जो आप जैसे लोग अगर इसको करेंगे तो फिर वो जो पानी आ रहा होगा वो फिर प्राइवेटली गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। हाँ, मेरे ख्याल में मेरे पास भी कुछ मालूमात कर लेंगे प्राइवेट कर लेंगे गुफ्तगू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वाली बात को बेस बनाकर बहुत सारे जो ऐसे नाकबंदेश लोग हैं जो कि कराची के बदख्वा हैं, उनको मौका मिल जाता है कि इस पानी की लाइन को। सर, ये मसला हल हो सकता है नहीं हो सकता है? सर, ये बिल्कुल ये देखें, वजीर आजम की इस स्टेटमेंट से नहीं हो सकता। K4 बिल्कुल बनना तेजी से बन सकता है। K3 जिस तरह से बना था, हमारे जमाने में K3 कंप्लीट हुआ, मैंने K2 किया था। K4 मैंने किया था, बन जाएगा। अगर उसमें कोई, अगर किसी को DHA को या बैरिया टाउन को पानी भी जा रहा तो 10 मिलियन गैलन पानी चला जाएगा। भाई वो भी तो कराची के लोग हैं ना। अगर आप उसको, कराची के लोगों ने जाकर प्लॉट लिए, तो उनकी बात ही नहीं हो रही है, उनकी बात ही नहीं हो रही है। मसला ये कि जो ओरिजिनल TORs हैं 2002 के, उनमें हडेरो और हालेजी लेक को शामिल करना था। हडेरो और हालेजी को शामिल मेरे पास वक्त माजरत के साथ खत्म हो चुका है। इंटरिम प्रोजेक्ट भी है 6.5 करोड़ गैलन का, इंटरिम भी, उसके ऊपर अमल कर ले, वो जल्दी हो जाएगा। कम से कम एक इंटरिम रिलीफ मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं जो सजेशंस हैं आपकी, वो वफाकी हुकूमत भी सुन रही है, सूबाई हुकूमत भी सुन रही है, ताकि इन पर अमल किया जा सके और कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके।